नमस्कार दोस्तों, मैं भानु शाक्य आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आई बाइनरी एडुटेक में। आज हम एक क्षेत्र में आए हुए हैं जहां पर स्कूल के बच्चों का कुछ क्वेश्चन है। मैम अभी हमारे साथ हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम यहां पे कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा सभी लोगों के लिए ये यूज़फुल होगा, तो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो जानते हैं मैम के क्या क्वेश्चन है। सर वैसे तो मेरा भी बेटा है 10th में सीबीएसई से अभी उसने रिजल्ट आया है, वो क्वालिफाई किया है, उसने पास हो गया है। परसेंटेज भी उसके 95 के अप्रोक्सीमेट आए हैं। बस मुझे इस चीज़ का सजेशन चाहिए था आपको कि किस स्ट्रीम में हम अपने बच्चों को आगे भेज सकें जिससे वो अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छा कोशिश कर सके, अच्छे से अच्छा उसको मिल सके और उसको लाइफ में स्ट्रगल कम और सक्सेस ज़्यादा मिल सके। इसके बारे में आप मुझे कुछ सुझाव दे सकें। सक्सेस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो शायद सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती। आप किसी भी मुकाम पर पहुंचकर अपने आप को अगर सक्सेस महसूस कर लेंगे तो शायद आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सक्सेस की एक्चुअली कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। वो आखिरी मुकाम किसी का भी आज तक किसी ने नहीं पाया। वो तो बस अच्छे से अच्छा मौका कोशिश की जाती है कि हम लोग उसको बढ़ाने तक, उस लेवल तक पहुंचा पाएं जितनी हमारी क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं को जानने के लिए ही हम लोग टेस्ट कराते हैं। वो टेस्ट के माध्यम से हम लोग बच्चों का इनबॉर्न टैलेंट को जान पाते हैं। इनबॉर्न टैलेंट के अलावा स्ट्रेंथ वीकनेसेस का पता चलता है। उस स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानने के बाद हम अपने बच्चों के करियर के बारे में सही सजेशन ले पाते हैं। स्ट्रेंथ आपका, जैसे मैंने बताया है पहले भी कई बार मैं बात कर चुका हूँ, आपको भी अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था। क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया था, IQ होता है, CQ होता है, AQ होता है। तो इन क्वेश्चन के बारे में आइडिया लग जाता है। इसके अलावा बच्चों के लर्निंग पैटर्न के बारे में आइडिया लग जाता है। स्ट्रीम सिलेक्शन अगर हम अपने बारे में जान करके करें तो बहुत अच्छा रहता है। स्ट्रीम सिलेक्शन अगर हम किसी दूसरे को देख करके करें, या बच्चा अगर किसी क्लास में है तो अपने फ्रेंड को देख के कहे कि नहीं मैं भी यही लूँगा। सब्जेक्ट में अगर सिलेक्शन की बात आती है, साइंस है, मैथ है, कॉमर्स है, जी सर, बिल्कुल सेम ऐसे ही मेरे बेटे के साथ भी हुआ है। वो इसका यही है कि हम जो मेरा दोस्त लोग ले रहा है, फ्रेंड्स सर्कल ले रहा है, उस पर झुकाव ज़्यादा है बच्चे का। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए स्ट्रीम सिलेक्शन क्या होता है कि आप स्ट्रीम सिलेक्शन अगर बच्चा अपनी किस क्लास में है और फ्रेंड्स को देख करके स्ट्रीम सिलेक्शन कर रहा है, तो देखिए हर बच्चे का माइंड सेम नहीं है। अगर हर बच्चा कोई सेम होता है, या हम कहते हैं कि दुनिया में पैदा हुआ कोई भी पर्सन एक दूसरे के सिमिलर नहीं होता, सब अपने आप में अलग हैं। सचिन तेंदुलकर केवल एक ही है, उसके पैरेलल में हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी आ जाए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी भी एक ही है, कपिल देव भी एक ही हैं। तो देखिए काम सब अपने आप में अपने मुकाम को सब हासिल कर रहे हैं, लेकिन और सेम प्रोफेशन में भी हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है अगर हम किसी की जगह ले पाएंगे। वो जगह अपनी जिसने बनाई है वो उसकी वही जगह है, उसका वही नाम है। लेकिन आपकी हो सकता है दोनों के लिए अच्छी हो, लेकिन बशर्ते उसके पहले एक बार टेस्ट करा करके कंफर्म कर लेने में क्या हर्ज है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर ये चीज़ कंफर्म ही ना हो सकता है कि उसका माइंडसेट कुछ और है और उसने अपने हिसाब से सिलेक्शन लिया है किसी स्ट्रीम में, तो हो सकता है कि उसके लिए अच्छा हो, लेकिन हमारे बच्चे के लिए वो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ उतनी बेनिफिशियल हो। तो इसलिए एक बार टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट के बाद ये अंदाज़ा लग जाता है कि बच्चा हमारा उस स्ट्रीम में कंफर्टेबल है कि नहीं। देखिए बहुत मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊं, होता क्या है कि आप अगर सिलेक्शन की भी बात कर, चलिए स्ट्रीम सिलेक्शन की बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक। स्ट्रीम सिलेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप 10th में अच्छे नंबर ले आए, 12th में अच्छे नंबर ले आए, ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर ले आए, लेकिन बात ये आती है कि नंबर ले आने के बाद जब आप किसी कंपटीशन में फेस करते हो, कंपटीशन फेस करने के बाद उसको सिलेक्शन को भी निकाल लेते हो, किसी कंपटीशन बैठते हो, उसके सिलेक्शन हो जाता है आपका। उसके बाद जब आप किसी कुर्सी पर बैठते हो ना, उस कुर्सी पर बैठने के बाद आपका असली स्ट्रगल शुरू होता है। वहाँ पर चीज़ें आती हैं, वहाँ पर स्ट्रगल फाइंड आउट करने को मिलेगा, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। अभी नहीं समझ में आता ये बात, लेकिन ये बात तब समझ में आती है जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं, तब वो सब चीज़ों का समझ में आता है कि आप उस जगह पर कैपेबल हैं कि नहीं। आप देखिए, आप क्या होता है कि अगर आपकी बात का मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं कि उसने नंबर तो अच्छे ले आए, बच्चे बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन आप उस पोजीशन के लिए वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो। आप ये मान के चलिए कि उसी स्ट्रीम में अगर 24/7 आवर्स का काम है और आप उस कुर्सी पर जाके बैठते हो, तो 24/7 अगर आपका माइंडसेट नहीं है, आपका पैरेटल लोब अच्छा नहीं है, तो ये मान के चलिए कि उस कुर्सी पर बैठ करके आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इन चीज़ों को आज ही हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और उसके बाद ही सिलेक्शन की बात कर सकते हैं। और ये चीज़ें अंडर एज से ज़रूरी है। ठीक जी सर,
बिल्कुल, बस वही इसीलिए वो आप जो बता रहे हैं कुर्सी पे बैठने कोई स्ट्रगल ना करे बच्चा। फ्यूचर में बच्चों को स्ट्रगल करने का प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। स्ट्रगल तो सर आप जैसा बता रहे हैं पूरी लाइफ में स्ट्रगल होना ही होना है, लेकिन स्ट्रगल का भी लेवल होता है, एक कम, एक थोड़ा-सा ज़्यादा। अब काम करने के लिए थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल तो झेलना ही पड़ेगा। जी, जी, बस जी। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए स्ट्रगल एक होता है लाइफ को एन्जॉय करना, एक होता है सर्वाइव करना। अगर आपने सही समय पर सही डिसीज़न लेकर के सही चीज़ें सही जगह पर काम नहीं किया, तो प्रॉब्लम आएगी। कहने का मतलब है देखिए उस कुर्सी पर जब आप बैठेंगे, तो आपको पता चलेगा आप उस कुर्सी को एन्जॉय कर रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइव करेंगे, तो आपको खुद में समझ में आ जाएगा, अगर एन्जॉय करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सर्वाइवल कहने का मतलब अगर आप घड़ी देख के काम कर रहे हैं तो वो केवल सर्वाइवल है, आप उस कुर्सी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अगर आप 24/7 उस कुर्सी को एंजॉय कर रहे हैं तो मतलब है कि आप उसमें मन लगा के काम करेंगे, आपको 24 घंटे में कभी भी कॉल किया जाएगा, आप तुरंत उस चीज़ के लिए हाजिर हैं। संडे की डिमांड नहीं करेंगे, सैटरडे की डिमांड नहीं करेंगे कि हमको हाफ डे चाहिए, छुट्टी चाहिए, आज हमें यहाँ जाना, आज हमें वहाँ जाना। आप उस काम को आप अपने काम करते हुए भी उन चीज़ों को, अगर हम डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर का सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। डॉक्टर लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है। लोग, अगर मैं छोटे से बच्चे से अगर आप पूछेंगे ना कि क्या बनना चाहोगे, तो वो बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि वो पैदा ही हॉस्पिटल में हुआ। उसने अपने एटमॉस्फेयर में सबसे पहले अगर कोई प्रोफेशन देखा तो डॉक्टर का देखा। अब डॉक्टर की बात कहें तो डॉक्टर अगर सच में डॉक्टर है तो डॉक्टर एक 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला व्यक्ति है। अगर वो व्यक्ति डॉक्टर के प्रोफेशन में आ गया लेकिन उसका माइंडसेट बिजनेस वाला है, वो मान के चलिए कि वो बिजनेस हॉस्पिटल बनाएगा, वहाँ पर वो जब ज़रूरत होगी तभी आएगा, नहीं तो वहाँ पे सेवा करने के माइंडसेट से बिल्कुल नहीं बैठा होगा। अगर सेवा करने के माइंडसेट से बैठा होगा तो ही वहाँ पे वो रुकेगा, नहीं तो वो उस जगह को दूसरों को छोड़ देगा या दूसरों को उस जगह पर बैठा लेगा, खुद उस पोजीशन पे नहीं बैठ पाएगा। डॉक्टर ही क्या, कोई भी प्रोफेशन 24/7 आवर्स का कोई भी प्रोफेशन है, अगर हम उस जगह को एंजॉय करेंगे तो आपको कभी बोझ नहीं लगेगा कि आप उस काम को कर रहे हो, उसके लिए हमको वक्त बेवक्त किसी ने हमें बोल दिया या किसी ने ऑर्डर दे दिया, आप उस काम के लिए हमेशा तैयार रहोगे। आप डॉक्टर प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि बच्चा का है तो आप उससे पूछेंगे ना तो वो ये बोलता ही है, कॉमन सी बात है कि उनके बच्चे ने वही प्रोफेशन देखा है, उसको गले में आला लटकाए देखा है, उसका वाइट कोट, उसको वो सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो केवल स्टार्टिंग फेज़ की बात होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको वो चीज़ समझ में आने लगती है। अब ये बच्चों से आजकल तो खिलौने वगैरह भी देखिए, डॉक्टर किट वगैरह आती है, बच्चे बड़े शौक से खेलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ने प्रोफेशन देखा है, वो स्टार्टिंग से वही प्रोफेशन हॉस्पिटल में पैदा हुआ। कई बार उसको बड़े होने तक आप उसको इंजेक्शन लगवाने या वैक्सीनेशन के लिए आप उसको कई बार लेके गए होंगे। बच्चों से पूछिए तो डॉक्टर में क्या अच्छा लगता है तो केवल एक ही चीज़ बताएगा, इंजेक्शन लगाना बड़ा अच्छा लगता है। तो वो इंजेक्शन लगाना जो अच्छा लग रहा है वो क्यों है? क्योंकि बच्चे ने वो देखा ही वही है। तो वही चीज़ सब, अच्छा सारे बच्चे वो एक ही बात कर रहे हैं, तो क्या सारे बच्चे डॉक्टर के लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल नहीं ऐसा होता। वो कहीं ना कहीं और भी दूसरी चीज़ों के लिए जाएंगे, लेकिन मेरी बात कहने का केवल मतलब ये है कि हम जो चीज़ देखते हैं या जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से हम अपने माइंड में एक चीज़ बैठा लेते हैं, वो माइंडसेट ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए सही हो। हम उसको उसके माइंडसेट के हिसाब से ही आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। बिल्कुल है, डॉक्टर ऐसा नहीं है कि उसमें हमारे मतलब कि 5% 10% बच्चे, उन सारे हॉस्पिटल में पैदा हुए बच्चों में से 5 से 10% बड़े होकर डॉक्टर ही बनेंगे, तो वो बहुत कॉमन सी बातें हैं। लेकिन बाकी लोगों का क्या है? लेकिन वो भी तो उसी गेम से खेल रहे हैं, वही डॉक्टर किट से खेल रहे हैं, उनको भी वही इंजेक्शन लगाना बड़ा अच्छा लग रहा है, उनको भी वो टीवी में वही हमारे वो गाना आता है बच्चों के लिए, वो कौन सा आता है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, चूहा डॉक्टर सुई लगवाई बोला हुई। तो वो जो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हैं, वो क्यों है? वो इसीलिए हैं क्योंकि हम उसको बचपन से देख रहे हैं, इस वजह से वो चीज़ें माइंड में आती हैं बच्चों के। अब अगर आप प्रोफेशन की बात करें, आप कंफ्यूज हैं उस चीज़ों को लेकर के, तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद नहीं पता है, बच्चे के लिए भी नहीं। अच्छा, पेरेंट्स बहुत अच्छे, कभी पेरेंट्स खुद ये बात कहता है कि मुझे अपने बच्चों के बारे में हमें ज़्यादा मालूम है और मैं अपने बच्चों के बारे में सही डिसीजन ले सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स ही एकमात्र मतलब कि बच्चों का गाइड है, वही गाइड करेंगे। लेकिन जी नहीं सर, इस बारे में आपसे बोलना चाहते हैं, वैसे टीचर्स भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं कि आप मतलब बच्चे की गाइडलाइन के लिए। काउंसलर्स की बात कहूँ तो काउंसलर्स के पास केवल आपसे क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको कोई चीज़ जजमेंट देते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जज किया जाता है। लेकिन हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो आपके DNA का पार्ट होता है, उनके थ्रू आपके डेटा को एनालिसिस किया जाता है। तो वो
परफेक्ट या कह लीजिए कि 95% एक्यूरेसी के साथ आता है। ज़्यादा तो 100% एक्यूरेसी के साथ भी है। हम लोगों ने बहुत सारी काउंसलिंग की है, हम लोगों ने जो बड़ी एल्डर एज का भी किया है, तो उनका भी ये कहना है कि नहीं, जो आप बातें बता रहे हैं वो बहुत सटीक हैं, लेकिन बशर्ते हम लोग किसी मजबूरी की वजह से दूसरे प्रोफेशन में आ गए, लेकिन हमारा उस प्रोफेशन में मन नहीं लग रहा। वो कारण वही है कि उनको अर्निंग के लिए एक साधन चाहिए था, उन्होंने उस जगह पर जा कर के वो अर्निंग के लिए काम करना शुरू किया और वही उनका प्रोफेशन बन गया। एक्चुअली वो इनबाउंड नहीं था, लेकिन इनबाउंड अगर फाइंड आउट करके उसी फील्ड में जाएँ तो वो कभी घड़ी देख के काम नहीं करेंगे, तो 4x7 पूरा दे करके काम कर सकते हैं। मेरे एक पास ही में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक हमारा स्टूडेंट गया, वहाँ जॉब करता है। उसने बताया कि डॉक्टर को रात में 12 बजे कॉल किया गया, एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी, वहाँ पे एडमिट हुई और उसको इमीडिएट डिलीवरी होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को फ़ोन किया गया, डॉक्टर ने कहा आप सुबह तक उसको किसी तरह से मतलब कि हैंडल कीजिए, हम सुबह आ पाएंगे। अब डॉक्टर घर पे ही था, वहाँ के एम्प्लॉयज़ वगैरह को मालूम है कि डॉक्टर घर पे था, उसके बावजूद भी वो डॉक्टर, क्योंकि वो 9-10 बजे घर पहुँचे थे, फिर वो 12 बजे कैसे निकल के आते। वही मैंने कहा ना, माइंडसेट नहीं था, वो बिजनेस माइंडसेट था। उन्होंने हॉस्पिटल तो खोल दिया है, लेकिन वो 24x7 आवर्स वहाँ के लिए अवेलेबल नहीं है, एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे वो सारी चीज़ें चला रहे हैं, तो वो वहाँ पर नहीं गए। अब हुआ क्या, बच्चा एक्सपायर कर गया। अब बच्चा एक्सपायर कर गया, किसकी जिम्मेदारी थी? ऑब्वियसली उस डॉक्टर की। अगर वो सही टाइम पे उस समय लौट के आ जाते तो वो शायद ज़िंदगी बच जाती, लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं हो पाई। तो ऐसे एक एग्जांपल नहीं, ऐसे कईयों एग्जांपल हैं। आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, अगर आप बारीकी से अगर किसी जगह मतलब कि किसी ऐसे फील्ड में चले जाइए, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे कि कोई अपने प्रोफेशन में काम नहीं कर रहा है, सब दूसरे के प्रोफेशन में है, क्योंकि वहाँ से अर्निंग का साधन पैदा हो गया और दूसरा किसी फील्ड के बारे में उनको नॉलेज नहीं है या उस फील्ड के बारे में बढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात आती है कि रिस्क। और मैं बहुत देखिए, रिस्क लेना हर एक किसी बस की बात नहीं है। वो माइंडसेट बचपन से जब दिया जाता है ना, तब हमारे समाज में वो रिस्क मैनेजमेंट सिखाया ही नहीं गया, वो रिस्क टेंडेंसी देना सिखाया ही नहीं गया। क्यों नहीं सिखाया गया? हम लोग बहुत लिमिटेड बिलीफ के साथ पाले पोसे गए हैं। मतलब आपको एक सेफ्टी सिक्योरिटी के माहौल में रखा गया है, वो रिस्क आप तक आने का मौका ही नहीं दिया गया है। अब अगर कोई अभाव में, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई गार्जियन किसी अभाव में अगर पले बड़े हैं और उनके बच्चों को वो बिल्कुल उस अभाव में नहीं रखना चाहते, जबकि होना ये चाहिए कि कम से कम उतना अभाव में उसको, भले ही चाहे आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसको अभाव का महसूस ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अगर अभाव का महसूस नहीं होगा, उस अभाव को महसूस नहीं कर पाएगा बच्चा, तो वो रिस्क वहाँ से लेना सीखेगा ही नहीं। बहुत सेफ, अपने आप को सेफ हैंड में महसूस करेगा, और जब वो अपने करियर को उस लाइन में जाएगा, उस पोजीशन पे जाएगा, उस कुर्सी पे जाएगा, तो वो उसी सेफ जोन में ही महसूस करेगा। उस सेफ जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है, और ये अचानक जब मिलता है ना, जब हम उस कुर्सी पर पहुँचते हैं, वही मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जब हम उस कुर्सी पर, हम पढ़ लिख करके नंबर तो अच्छे ले आएंगे, सिलेक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जब हम उस कुर्सी पर पहुँचेंगे, तब वहाँ पर ये जोन बाहर आ जाता है। तब वहाँ पे हमें हर डेली स्ट्रगल करना पड़ता है। वो डेली स्ट्रगल क्यों होता है, कैसे हो रहा है? तो वो स्ट्रगल आता ही इसीलिए है क्योंकि हमने उसको शुरू से मैनेज नहीं किया। हमने शुरू से बचपन से लेकर उसको बड़े होने तक ये चीज़ों को अभाव में या रहने का मौका नहीं दिया। पूरा हिस्ट्री उठा करके जो लोग अभाव में पले बड़े हैं, वही जा करके कुछ नाम कमा रहे हैं। वो बड़े आराम से सारी चीज़ें सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस अभाव का पूरा ख्याल है, उनको वो चीज़ें जानकारी हैं, उस रिस्क को वो जानते हैं कि भैया अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे बस उन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं, और माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। मैंने जिस लिमिटेड बिलीफ की बात कर रहा हूँ, वो लिमिटेड बिलीफ को पहचानना और उससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि उस चीज़ों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ चीज़ें हैं, आपको डेली लाइफ में आपको यूज़ करनी है। बच्चों को उसी हिसाब से गाइडेंस देना है, बच्चों को गाइड करना है कि वो कैसे कैसे अपने आप को ग्रो कर पाएँ। आप स्ट्रीम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। स्ट्रीम सिलेक्शन मैंने आपको बताया कि अगर आपने बच्चे के हिसाब से स्ट्रीम सिलेक्शन करवा दिया, तो अगर बिना ये जाने कि हाँ उसके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, तो मान के चलिए कि वो आगे चल के अपने आप को जब समझेगा, जब उतना लायक हो जाएगा, तो वो हो सकता है अपने आप को वहाँ से मूव करा करके अपने उस ट्रैक पर ले आए जहाँ पर वो इनबाउंड उसकी टैलेंट है। लेकिन अगर वो वहाँ से मूव नहीं करा पाया, वहाँ उस बात को चेंज नहीं किया, तो मान के चलिए कि वो उस जगह पर रहेगा और वहाँ से कभी खुश नहीं रहेगा। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने आप को
बहुत डम महसूस करने लगेगा कि वो वहाँ पर नहीं है, वो वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है। गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। गोल सेटिंग, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गोल सेटिंग क्यों ज़रूरी है। अगर देखिए, गोल सेट करने से होगा क्या, मैं एग्जांपल की तरफ से समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, कि जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं घूमने जाना है और आपने ये चीज़ माइंड में बिठा ली है, तो आप डेली रूटीन पे हो सकता है अपने आप ना उठ पाते हो। एक टाइम पे आप हो सकता है सुबह 4 बजे का 5 बजे का अलार्म लगाते हो, उतने बजे ना उठ पाते हो। लेकिन अगर आपको कहीं जाना है और आज ये चीज़ आपने अपने माइंड में रख ली है, यानी कि आपने एक टारगेट सेट कर लिया है, कल जाना है, कल जाना है, कल जाना है। वो एक तरह से माइंड में गोल सेटिंग हो गई कि कल हमको जाना है। और घूमने जाना है तो ख़ास तौर से किसी काम के लिए जाना है तो हो सकता है उतना नहीं हो, काम के लिए भी जाना है तो भी एक माइंडसेट में आपने रख लिया कि यार कल जाना है, तो उस पर क्या होगा, क्या आप आज ही उसके बारे में सोचोगे और उसके हिसाब से उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने सारे रूटीन आज मेंटेन करोगे। ऑटोमेटिकली कल शायद अलार्म बजने से पहले ही आपकी आँख खुल जाए कि हमको इतने बजे निकलना था, इतने बजे जाना है। उस अलार्म के बजने से पहले ही आप उतने बजे उठ जाओ जितने बजे आप डेली नहीं उठ पाते हो। वो कारण क्या है, वही माइंडसेट। इसी चीज़ को वो माइंडसेट कहते हैं, इसी चीज़ को गोल सेटिंग कहते हैं। और भी हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं आपको। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, खुद उनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। अब आप सोचेंगे कि उनको अपनी ही कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है। एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कई सारे होते हैं, उन्होंने उनके उस किसी एक बात पर एग्री नहीं किया और उनको कंपनी से बाहर कर दिया गया था। और एप्पल का जन्मदाता या कह लीजिए एप्पल को बनाने वाले खुद उस कंपनी से बाहर हो गए और उसके बावजूद भी वो कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने फिर एक नए सिरे से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। उस कंपनी से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया, कोई प्रेशर नहीं था। उन्होंने उसके बाद एक लाइफ को अपनी नई सिरे से यूज़ किया और पिक्सर और नेक्स्ट जैसे नई कंपनियां को फिर जन्म दिया। और उसके बाद फिर जब उनकी पुरानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी थे, उनको जब पता चला उनकी कंपनी में उनके बगैर काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने वापस नेक्स्ट और पिक्सर को खरीद करके अपने में शामिल किया और फिर स्टीव जॉब्स वापस उसी कंपनी में आ गए। तो कहने का मतलब है, वो एक बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ का कि लाइफ में कभी भी अपने आप को निराश नहीं होने देना चाहिए। और उन्होंने हमेशा जीरो से स्टार्ट किया और एक बार नहीं कई बार उन्होंने अपने आप को जीरो से स्टार्ट किया। देखिए, यही माइंडसेट की थ्योरी होती है। माइंडसेट को हम पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से अगर समझाएं, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। एक दादा अपने पोते को इसी पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में कुछ समझा रहे हैं और उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि 2 भेड़िए होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों ही हमारे अंदर हैं और वो दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। दोनों भेड़ियों में से किसी एक को खाना दिया जाता है और एक को खाना नहीं दिया जाता है और दोनों में रोज लड़ाई होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन जीतेगा, तो शायद आप भी वही बताओगे कि जिसको खाना दिया जाता है उसके पास थोड़ी एनर्जी होगी, ताकत होगी और वो जीत जाएगा, और जिसको खाना नहीं मिलेगा, उसका एनर्जी नहीं होगी, वो जीतेगा नहीं। तो यही चीज़ है, यही पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जिसको खाना दोगे वो जीत जाएगा, जिसको खाना नहीं दोगे वो हार जाएगा। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव को खाना खिला रहे हो, उसको डेली पाल रहे हो, या नेगेटिव को खाना खिला रहे हो, डेली पाल रहे हो। तो जो चीज़ों को आप ज़्यादा बढ़ावा दोगे वही चीज़ आप तो ओवरलैप कर जाएगी। तो आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पॉजिटिव को बढ़ाना है कि नेगेटिव को। तो नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना क्यों है, हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच करके उसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली है कि वो चीज़ें हमें दिन पे दिन दिखाई देंगी कि हमारी पॉजिटिव, अगर हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं तो डेली के डेली हम चैलेंजेस को फेस करते जाएंगे तो हमें उसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। अब डेली चैलेंजेस कैसे आ रहे हैं, कैसे उसको ओवरकम करेंगे, ये सब चीज़ें आप पर ही डिपेंड करेंगी। हमारे सामने डेली चैलेंजेस आएंगे, उस डेली चैलेंजेस को आप इंजॉय कर रहे हो कि सरदर्द बना के बैठ गए हो, ये चीज़ें हमारे डिपेंड करेगी क्वेश्चन के ऊपर। हमारा एडवर्सिटी क्वेश्चन इसमें बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है। ये चीज़ों को इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी चीज़ के लिए डिसीजन ले रहे हो, किसी काम करने के लिए जा रहे हो, तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। हम लोग बात ये भी करते हैं कि हम लोग नौकरी माइंडसेट से बाहर निकल के बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट पे धीरे धीरे आए, क्योंकि हम लोगों की जो अभी तक की स्टडी का जो रोल रहा है पिछले कई सालों से देखा गया है कि वो केवल और केवल इसीलिए पढ़ाई की जाती है कि हमें नौकरी चाहिए। नौकरी के ही बिहाफ पर हम पढ़ाई करते हैं।
हमने कभी बिजनेस करने के लिए पढ़ाई नहीं की। अब जिसके घर में बिजनेस पहले से सेटअप है और अच्छा बिजनेस सेटअप है, उन लोगों ने जरूर अपने बच्चों को कभी नौकरी के हिसाब से नहीं पढ़ाए हैं। जिनके घर में अच्छा बिजनेस, अगर हम मान के चलें कि अगर हम रिलायंस या हम अंबानी परिवार की बात करें कि उनके बच्चों ने कभी नौकरी करने के लिए पढ़ाई नहीं की होगी। ऑब्वियसली है कि उनके अपने ही बिजनेस में कई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए उन्होंने पढ़ाई की, उस डिग्रियों को लिया ताकि उस कुर्सी पर जो एलिजिबिलिटी है वो मिली रहे। नहीं तो उनको पढ़ाई करने की ज़रूरत क्या है? ऑलरेडी उनके पास बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, उनको सारे बिजनेस के बारे में पता है कि उसका पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है और आखिरी स्टेप क्या है। वो धीरे धीरे हर एक स्टेप को बिना किसी बैकग्राउंड के भी उसको आगे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई एक बेसिक चीज़ है, उसको बिल्कुल है, हमें उसके बारे में या हमें वो चीज़ करनी ही करनी है। लेकिन बात आती है कि अब हम एंटरप्रेन्योरशिप हर एक किसी के लिए कैसे हो सकती है, उस नौकरी के माइंडसेट से कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि नौकरी हर एक किसी को नहीं मिलेगी, ये भी एक कटु सत्य है। इसको भी हमें चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। अब वो बात आती है कि 5 से 10% जिसको नौकरी मिल गई, बाकी लोगों के 90% लोगों का क्या होगा, 90% बच्चों का क्या होगा। उस 90% बच्चों का कुछ हो पाए, हम उनको उसी माइंडसेट को और लेके जाना चाहते हैं, उस एंटरप्रेन्योरशिप के प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहते हैं कि बच्चों का पढ़ाई, स्टडी वो भी एक माइंडसेट को रख के हो। आपको पहली क्लास से भी ये पढ़ाया जाए, मतलब पढ़ाने का प्रयास किया जाए कि आपको सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ाई करनी है, आपको बिजनेस जैसी चीज़ों के लिए भी आगे बढ़ना है। और बिजनेस के बारे में कोई, अगर आप देखिए, अगर आपको सीधे से नॉर्मली होता है, हम लोग अपने फैमिली के बीच में बच्चों से मिलते हैं, छोटे बच्चों से, बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो बड़े होके क्या बनोगे बच्चों से पूछते हैं। बड़े होके शायद ही कोई कह दे कि हम बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों के दिमाग में डाले ही नहीं बड़ा बिजनेसमैन बनने की ऐसी कोई चीज़ें भी होती हैं। हम बच्चों को वही 3-4 घिसी-पिटी चीज़ों के बारे में बताते हैं, समझाते हैं और उसके हिसाब से पढ़ाई करने को कहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं केवल और केवल हमारी जो कह सकते हैं कि एक छोटी सोच कह सकते हैं, या हमारे सराउंडिंग में एक छोटा दायरा कह सकते हैं कि हम लोग उसी को लेकर के पले बड़े हैं, उसी को लेकर के हम आगे भी अपने बच्चों को उसी प्लेटफॉर्म पे, रिपीट प्लेटफॉर्म पे लेके पढ़ाने बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। हम उस प्लेटफॉर्म से या उस सिक्योर चीज़ों से बाहर नहीं, क्योंकि एक नौकरी एक सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपको हर महीने की तीसरी तारीख, मतलब कि 30वें दिन हमको एक सैलरी मिल जाती है और हम उसी चीज़ों में ही उलझे रहते हैं। हम उसके आगे नहीं बढ़ना चाहते, जबकि हमारे को बढ़ने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। उन चीज़ों से बाहर निकल के हम अगर उसमें देखेंगे तो 30 दिन का इंतजार ना कर रहे हम, हो सकता है 30वें दिन जो सैलरी का इंतजार कर रहे हो, हमें एक दिन में हर दिन वो सैलरी मिल जाए। लेकिन हम उन चीज़ों से बहुत दूर हो जाते हैं। कारण है कि हमारा माइंडसेट उस तरह का बना ही नहीं गया है। हमारी पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखने के लिए हर घर के आगे एक वृक्ष होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम स्वच्छ हवा का हर जगह आनंद ले सकें। धन्यवाद।